अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर वन। आज का जो हमारे लेक्चर का टॉपिक है डेट इज़ हमारा लेआउट। जो हमारे लेक्चर का लेआउट है वो ये है कि हम देखेंगे कंपाइलर्स क्या है और कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बेसिक डिफरेंस क्या है, और उसके साथ ही हम देखेंगे कि एक प्रोग्राम को जब भी आप एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके कौन कौन से फेजेस होते हैं। जब भी आप कोई भी एक प्रोग्राम लिखते हैं और जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो डिफरेंट स्टेप्स से पास होके या डिफरेंट फेजेस को पास करते हुए एग्जीक्यूट होता है। उन्हीं फेजेस में एक कंपाइल फेज़ भी है। तो हम उसके बाद कंपाइलर के जो मेन फेजेस हैं उनको शॉर्टली देखेंगे कि कोई भी कंपाइलर है उसके कौन कौन से मेन फेजेस हैं। आपको जो बुक्स रिकमेंड की गई हैं वो इस कोर्स में जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है वो आपके पास कंपाइलर्स प्रिंसिपल टेक्निक्स एंड टूल्स हैं। इसके अल्फ्रेड, मोनिका, सेठी और जेफरी इसके ऑथर्स हैं। ये स्टैंडर्ड बुक है जो कि थ्रू आउट इस कोर्स में फॉलो की जाएगी। आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगी। आपको इसका सॉफ्ट वेरिएंट भी आसानी से दस्तयाब होगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा। इसके अलावा आपके पास एक और बुक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंपाइलर्स एंड लैंग्वेज डिज़ाइन बाय प्रोफेसर डगलस। ये आपके पास एक टू द पॉइंट और इजी टू अंडरस्टैंडेबल एक बुक है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ रेफरेंस बुक। और इसके अलावा आपके पास जब हम इस कोर्स को स्टडी करेंगे, जब इस कोर्स में हम डिफरेंट जो कंपाइलर्स के मॉड्यूल हैं जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास एक टूल भी है, दो टूल है बेसिकली, लेक्स टूल एंड याक टूल। तो क्योंकि ये एक टूल है तो इसके लिए आपके पास एक ट्यूटोरियल भी है, और ये आपके पास एक ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल को यूज़ करते हुए आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये टूल किस तरह से काम करता है। यहाँ पे जो लेक्स और याक है बेसिकली ये C++ के लिए बनाया गया है, जबकि अगर आप इसी टूल को यूज़ करना चाहेंगे इन पाइथन तो आपके पास PLY है। PLY एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप इस टूल को किसी भी पाइथन में यूज़ कर सकते हैं, पाइथन प्रोग्राम के अंदर। ओके, अब आते हैं सबसे पहले कि आपके पास कंपाइलर क्या है। बेसिकली पहली चीज़ तो यह है कि कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। उसका काम यह है कि उसने एक लैंग्वेज के प्रोग्राम को दूसरी लैंग्वेज के प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। यानी आपके पास ये एक ट्रांसलेटर का काम कर रहा होता है जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एज ए इनपुट लेता है, उसको कंपाइल करता है और दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम देखें तो ज़्यादातर हम कंपाइलर्स, बल्कि मोस्टली हम कंपाइलर्स की बात इस तरह से करते हैं कि कंपाइलर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि आपके हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा होता है। हाई लेवल लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है और लो लेवल लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है। तो लो लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज क्लोज टू ह्यूमन है, दैट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन्स। तो अब आप क्या करते हो कि जो आप हाई लेवल लैंग्वेज है वो इनपुट देते हो कंपाइलर को, उसको ट्रांसलेट करता है और मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा भी काफ़ी पर्पसेस हैं कंपाइलर्स के। इसमें जो फेमस पर्पस है, जो वेल नोन पर्पस है, वो ये भी है कि आपके पास जो कंपाइलर है वो आपके प्रोग्राम की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। समटाइम्स आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास एक प्रोग्राम के अंदर लेट्स से 10 इंस्ट्रक्शंस हैं और वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही हैं, तो समटाइम्स उन 10 इंस्ट्रक्शन को श्रिंक करके 7 इंस्ट्रक्शन में भी वही टास्क कंप्लीट किया जा सकता है। तो कंपाइलर क्या करेगा, वो इंटेलिजेंटली सेम टास्क 7 इंस्ट्रक्शन के अंदर कन्वर्ट करके उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी कम होगी और मोर इम्पॉर्टेंटली आपके पास जो एग्जीक्यूशन की कम्प्लेक्सिटी है, जो आपके पास प्रोग्राम साइकिल्स हैं वो कम होंगी। और आपके पास जो कंपाइलर्स हैं उसकी जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आपके पास दो तरह की इम्प्लीमेंटेशन होती है। एक आपके पास सिंगल फेज इम्प्लीमेंटेशन और एक टू फेज इम्प्लीमेंटेशन। सिंगल फेज में आपके पास सारे जितने भी कंपाइलर्स के फेजेस हैं वो एक ही प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, जबकि टू फेज में आपके पास दो मॉड्यूल्स होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड में आपके पास फ्रंट एंड के फेजेस होते हैं और बैक एंड में आपके पास बैक एंड के फेजेस होते हैं। तो इसको ज़रा एक इमेज के थ्रू समझते हैं। ये डिफरेंट फेजेस हैं जो कि जब भी आपके पास कंपाइलर काम करेगा तो डिफरेंट फेजेस के थ्रू काम करेगा। उसमें सबसे पहले
जो कंपाइलर है वो लेक्सिकल एनालिसिस परफॉर्म करेगा, उसके बाद सिंटैक्स एनालिसिस परफॉर्म करेगा, सिमेंटिक एनालिसिस परफॉर्म करेगा, उसके बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेगा और उसके बाद कोड ऑप्टिमाइजेशन और कोड जनरेशन होगी और उसके बाद आपके पास लो लेवल लैंग्वेज आएगी। इन जब भी आप किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो ये डिफरेंट फेजेस हैं, लेक्सिकल, सिंटैक्स, सिमेंटिक, इंटरमीडिएट कोड, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन, 6 to 7 फेजेस हैं। इन फेजेस को कंप्लीट करते हुए कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है वो कन्वर्ट होता है इनटू लो लेवल लैंग्वेज। तो अगर आप इन सारे फेजेस को एक ही कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आपके पास सिंगल फेज कंपाइलर होगा। अगर आप 5 फेजेस को या 4 फेजेस को एक प्रोग्राम के अंदर या एक पास के अंदर और बाकी दोनों को आप दूसरे के सेपरेटली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पास ये 2 फेज कंपाइलर होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो हम एग्जांपल ले रहे हैं कि ये जो पहले 4 फेजेस हैं कंपाइलर के वो आपने अलग इम्प्लीमेंट किए और ये जो 2 फेजेस हैं ये आपने अलग इम्प्लीमेंट किए। इसमें एक चीज़ समझने की है कि आपके पास यहाँ पे जो कोड जनरेशन है ये आपका मशीन स्पेसिफिक होता है। यानी लेट्स से अगर आपके पास एक मशीन है जो कि इंटेल की है तो उसका जो इंस्ट्रक्शन सेट होगा वो डिफरेंट होगा। इसी तरह से आपके पास लेट्स से एक मोटरोला की मशीन है तो उसका इंस्ट्रक्शन सेट डिफरेंट होगा। तो जब आप कोड जनरेट करेंगे सेम प्रोग्राम के लिए तो मोटरोला के लिए अलग कोड जनरेट होगा और इंटेल के लिए अलग कोड जनरेट होगा। तो यहाँ पे ये जो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे आके कंपाइलर डिफरेंट हो रहे होते हैं। बाकी जो फेजेस हैं वो कंपाइलर के सेम होते हैं क्योंकि उन्होंने बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज के साथ ही बाकी सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास एक 2 फेज कंपाइलर, अगर आप सारे फंक्शन जितने भी आपके पास कंपाइलर के फेजेस हैं वो एक ही प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको हम कहेंगे इट्स अ सिंगल फेज कंपाइलर। तो जो आपके पास जितने भी कंपाइलर के फेज हैं उसके साथ एरर हैंडलिंग भी हो रही होती है और साथ सिंबल टेबल की मैनेजमेंट भी होती है। इसको हम आगे देखेंगे कि ये किस तरह से काम कर रहा है। थ्रू आउट द कोर्स हम इन्हीं जो आपके पास डिफरेंट फेजेस हैं इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लेक्सिकल एनालिसिस क्या है, इसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, ये कैसे काम कर रहा होता है। फिर सिंटैक्स एनालिसिस को देखेंगे, सिमेंटिक्स को देखेंगे, फिर हम देखेंगे इंटरमीडिएट कोड क्या है और उसके बाद हम कोड जनरेशन को देखेंगे। ओके, उसके बाद आते हैं कि डिफरेंस क्या है एक कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में। बेसिकली जो कंपाइलर है वो आपके पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है और उसके बाद एग्जीक्यूट करता है, जबकि इंटरप्रेटर ऐसे नहीं कर रहा होता। इंटरप्रेटर आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करता है, उसको लाइन बाय लाइन साथ ही एग्जीक्यूट भी करता जाता है। यानी जब आपके पास एग्जीक्यूशन भी साथ ही होगी तो फिर जिस लाइन पे जहाँ पे इंटरप्रेटर को इशू होगा, जहाँ पे एरर होगा, इंटरप्रेटर वहाँ पे स्टॉप कर जाएगा। जबकि कंपाइलर ऐसा नहीं कर रहे होते। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को पहले रीड करते हैं, उसको कंपाइल करते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। अगर कहीं पे एरर होगा प्रोग्राम में तो कंपाइलर्स उस एरर को हैंडल करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें जितने भी फेजेस हैं उसके साथ एक मॉड्यूल अटैच है एरर हैंडलिंग। यानी कंपाइलर क्या कर रहे होते हैं, ये जब डिफरेंट फेजेस को कंप्लीट कर रहे होते हैं तो अगर किसी भी फेज पे कोई एरर आएगा तो वो उसको हैंडल करेगा और उससे नेक्स्ट फेज पे वो अपने कंपाइलेशन की एक्टिविटी को कंटिन्यू रखेगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास किसी भी फेज पे लेट्स से अगर लेक्सिकल एनालिसिस में एरर आ गया तो आपके पास सिंटैक्स एनालिसिस नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। वो एरर को हैंडल करेगा, उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल में अपने फंक्शन परफॉर्म करता जाएगा, जबकि इंटरप्रेटर ऐसा नहीं कर रहा होता। लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो फास्ट है क्योंकि वो लाइन बाय लाइन उसको रीड करके और उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। वो बाकी जो फंक्शंस हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन, इन चीज़ों में नहीं जा रहे होते। ओके, अब हम देखते हैं कि जब भी कोई भी प्रोग्राम आप इनपुट करते हैं और उस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूशन होती है तो उसमें कौन कौन से फेजेस आते हैं। तो सबसे पहले जब भी लेट्स से आपके पास एक सोर्स प्रोग्राम सी है या C++, कोई भी सोर्स प्रोग्राम है, तो सबसे पहले उसकी प्री प्रोसेसिंग होगी। प्री प्रोसेसिंग का मतलब ये है आप जितने भी प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स हैं उनकी सबसे पहले प्रोसेसिंग करेंगे। यानी इसमें जो आपके पास C या C++ में जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं वो आपके पास
कैरेक्टर के साथ लेके जाते हैं। जैसे आप कहते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, हैश डिफाइन एंड सो ऑन। तो ये जो है ये आपके पास पी प्रोसेसेस हैं। यानी जब भी आप लेट से आपने हैश इंक्लूड stdio.h लिखा तो उसका जितना भी कोड है वो आपके प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाएगा, वहाँ पे लिखा आ जाएगा, जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन बैकएंड पे आपके प्रोग्राम के साथ वो वाला कोड लिखा होगा। तो जब आपके पास प्री प्रोसेसिंग होती है तो अब आपके पास प्री प्रोसेस्ड सोर्स कोड आता है, जो कि आपके ओरिजिनल सोर्स कोड से डिफरेंट होता है। उसके अंदर एडिशन होता है जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू आता है। और उसके बाद आपके पास कंपाइलेशन होती है। जब आप कंपाइलेशन करते हैं तो आपके पास असेंबली कोड आता है, और असेंबली कोड से आपके पास ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है, और उसके बाद आप उसकी लिंकिंग करते हैं। अगर आप इस पूरे फेज में देखें तो आपके पास जो कंपाइलेशन या कंपाइलर है वो आपके पूरे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का सिर्फ एक फेज है, और उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट कोड है। अब आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो लिंकर्स हैं। बेसिकली लिंकर्स क्या हैं कि जब आपके पास कोई भी सोर्स प्रोग्राम है, वो सोर्स प्रोग्राम कन्वर्ट होता है इनटू ऑब्जेक्ट फाइल। ये जो ऑब्जेक्ट फाइल है, इस ऑब्जेक्ट फाइल को फिर आप रनिंग प्रोसेस में चेंज करते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स क्रिएट हो रही है, जैसे लेट्स से अगर आपके पास यूजुअली ये होता है कि आपके पास सिर्फ एक सोर्स फाइल नहीं होती, आपके पास मल्टीपल सोर्स फाइल होती हैं। जैसे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो आपके पास बहुत सारी सोर्स फाइल हैं, और जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास ऑब्वियसली बैकएंड पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती हैं। जैसे अगर आप देखें तो लेट्स से आपके पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर 4 सोर्स फाइल हैं, लेट्स से 2 .h की फाइल है, .c की फाइल है, और आपके पास एक फाइल है जिसके अंदर मेन फंक्शन लिखा हुआ है। तो आपके पास 4 या 5 सोर्स फाइल बनेगी, और हर सोर्स फाइल का अपना ऑब्जेक्ट कोड बनेगा या ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी। अब चूंकि इन ऑब्जेक्ट फाइल ने एक साथ एग्जीक्यूट होना है तो आपको वहाँ पे लिंकर्स चाहिए। लिंकर क्या करेगा, इन ऑब्जेक्ट फाइल को कंबाइन करेगा और उनको एक ही फाइल के अंदर लिखेगा, और उसके बाद एग्जीक्यूशन होगी। अब आपके पास जो लिंकर्स हैं वो 2 तरह के हैं। एक आपके पास स्टैटिक लिंकर है और एक आपके पास डायनेमिक लिंकर है। स्टैटिक लिंकर क्या कर रहा होता है कि आपके पास जो एक मेन ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा, जो कि इन सारी ऑब्जेक्ट फाइल से मिलकर बनेगी, उसके अंदर सारी ऑब्जेक्ट फाइल्स को एक ही फाइल के अंदर मर्ज कर देगा, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। जबकि जो आपके पास डायनेमिक लिंकर है वो क्या कर रहा होता है, वो आपके पास जो मेन फाइल है, जो मेन ऑब्जेक्ट फाइल है, उस फाइल के अंदर ये जो फाइल्स हैं, इन फाइल्स का जस्ट रेफरेंस रख रहा होता है, यानी इन फाइल का जस्ट नेम रख रहा होता है। और जब आपके पास इस ऑब्जेक्ट फाइल की एग्जीक्यूशन होगी और जहाँ पे उस ऑब्जेक्ट फाइल का नाम होगा, फिर उस ऑब्जेक्ट फाइल को मेमोरी में लोड किया जाएगा। तो इस तरह के जो आपके पास होते हैं दे आर डायनेमिक लिंकर्स। याद रखिएगा जो स्टैटिक लिंकर हैं बेसिकली वो कंपाइलर्स करते हैं, कंपाइलर जो है वो स्टैटिक लिंकिंग करते हैं, जबकि आपके पास जो डायनेमिक लिंकिंग है वो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे होते हैं। तो इसमें एक चीज़ ये भी है कि जब आप स्टैटिक लिंकिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास प्रोग्राम ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट होता है, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज़ हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। डायनेमिक लिंकिंग में आपके पास प्रोग्राम स्लो एग्जीक्यूट होते हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि आपके पास डायनेमिक लिंकिंग में जो ऑब्जेक्ट्स फाइल्स हैं वो लोड और अनलोड हो रही होती हैं, जबकि स्टैटिक फाइल में आपके पास सारी ऑब्जेक्ट्स फाइल एक ही फाइल में लोडेड होती हैं और आप उनको एग्जीक्यूट करते जाते हैं। जैसे अगर आप इस प्रोग्राम को देखें, अगर हम इस प्रोग्राम को देखें कि इसके एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी, तो सबसे पहले जो प्री प्रोसेस है इसमें आपके पास 3 प्री प्रोसेस हैं। एक आपके पास ये प्री प्रोसेस डायरेक्टिव है, और एक आपके पास इफ डेफ का प्री प्रोसेस डायरेक्टिव है, और एक एंड इफ का प्री प्रोसेस डायरेक्टिव है। तो इस प्रोग्राम को प्रोसेस करने से पहले ये जो 3 इंस्ट्रक्शन हैं इनके अकॉर्डिंग प्री प्रोसेसिंग होगी, यानी इसके अंदर कोड में चेंजिंग होगी, कोई ना कोई चीज़ ऐड होगी। उसके बाद कंपाइलेशन होगी। कंपाइलेशन यानी वो देखेगा करेक्टर के अगेंस्ट ए इज इक्वल टू ABC, इसके अगेंस्ट कैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, इसके अगेंस्ट कौन सा सोर्स कोड बनेगा। तो ये जितने भी कंपाइलेशन के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं जो हमने इससे पहले ओवरव्यू जिनका लिया था, वो स्टेप्स एग्जीक्यूट होने के बाद आपके पास असेंबली कोड आएगा।
और असेंबली कोड के बाद आपके पास ऑब्जेक्ट कोड, और फिर अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स फाइल्स क्रिएट हो रही हैं तो फिर आप उनको लिंक करेंगे। अब डिपेंड करता है कि आपके पास आप स्टैटिक लिंकिंग कर रहे हैं या डायनेमिक लिंकिंग कर रहे हैं। इसके लिए आपके पास जो यूनिक्स या लिनक्स है उसमें एक टूल है आईडी टूल। ये आईडी टूल आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपकी हेल्प करता है या आपको अनेबल करता है कि आप किसी भी प्रोग्राम की स्टैटिक लिंकिंग करें या डायनेमिक लिंकिंग करें। ओके, अब आते हैं कंपाइलर के फेजेस की तरफ। इससे पहले हमने देखे थे एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के फेजेस, उसके अंदर कंपाइलर एक इंडिविजुअल फेज था। तो अब देखते हैं कि कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर के कौन कौन से फेज हैं। तो कंपाइलर क्या करेगा, उसके पास एक कैरेक्टर स्ट्रीम होगी, यानी उसके पास एक इनपुट प्रोग्राम होगा। सबसे पहले वो उस प्रोग्राम की स्कैनिंग करेगा। हम देखेंगे कि स्कैनर क्या काम कर रहा है। बेसिकली ये लेक्सिकल एनालिसिस है। स्कैनिंग करने के बाद वो उसके टोकन्स बनाएगा और वो टोकन्स फिर पार्सर को दिए जाएंगे। ये इसका सेकंड फेज है। और पार्सर उसके बाद इसका एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाएगा और उसके बाद आपके पास इस एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स की ट्री के सिमेंटिक एनालिसिस होंगे। और सिमेंटिक एनालिसिस होने के बाद आपके पास कोड जनरेशन होगी, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, और उसके बाद आपके पास असेंबली कोड जनरेशन। अब कुछ प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे कंपाइलर्स हैं जो कि यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन भी कर रहे होते हैं। अगर आपके प्रोग्राम में कहीं भी ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है तो वो उसको ऑप्टिमाइज़ भी करेंगे, अगर ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है तो उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे। ये आपके पास एक ऑप्शनल फेज़ है, आप उसमें ऑप्टिमाइज़र ऐड भी कर सकते हैं या नहीं भी ऐड कर सकते, इट्स अप टू डेवलपर। तो ये डिफरेंट फेजेस हैं जो कि कंपाइलेशन के टाइम पे काम कर रहे होते हैं। आप देखिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हाई लेवल लैंग्वेज है और आपके पास असेंबली कोड जनरेट होगा। ये डिफरेंट फेजेस हैं। ये जो लेक्सिकल एनालिसिस है इसको स्कैनर भी कहते हैं, सिंटैक्स एनालिसिस को आप पार्सिंग भी कहते हैं, फिर आपके पास सिमेंटिक हैं और एंड सो ऑन। यही फेज़ हम थ्रू आउट दिस कोर्स इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले आते हैं लेक्सिकल एनालिसिस। जैसे हमने पहले कहा कि जो लेक्सिकल एनालिसिस है बेसिकली वो आपके पास स्कैनर है। अब स्कैनर क्या करता है, वो आपके कैरेक्टर्स को, जो भी इनपुट है उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है और उसके टोकन्स क्रिएट करता है। अब टोकन्स क्या है, टोकन्स बेसिकली आपके पास डिफरेंट टाइप की स्ट्रिंग्स हैं जो कि आपके पास जनरेट हो रही होती हैं अकॉर्डिंग टू आपके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट टाइप के यूँ कह लें कि आप उसमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे होते हैं या उसके अंदर डिफरेंट टाइप के टोकन्स या डिफरेंट टाइप की वेरिएबल्स को आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास एक इंस्ट्रक्शन है, हाइट इज़ इक्वल टू विथ प्लस 56 मल्टीप्लाई बाय फैक्टर 4। ये एक इंस्ट्रक्शन है लेट्स से। तो अब स्कैनर क्या करेगा, वो लेफ़्ट टू राइट इसकी स्कैनिंग करेगा, वन बाय वन इसको रीड करता जाएगा। पहले वन कैरेक्टर को रीड करेगा, एच को, उसके बाद ई को, आई जी एच टी, उसके बाद डबल सिंगल इक्वल टू आएगा। तो अब ये जो हाइट है बेसिकली अगर आप इसको देखें तो ये एक आइडेंटिफायर है, ये एक आइडेंटिफायर बन रहा है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इस पूरे जो कैरेक्टर्स हैं इनका जो एक कम्बिनेशन बन रहा है, इसको जो कंपाइलर है वो कहेगा इट्स एन आईडी। तो ये जो आईडी है ये एक टोकन है, यानी आपके पास एक टोकन आ गया है। पहला टोकन है आपके पास आईडी, उसके बाद आपके पास इक्वल टू है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए तो इक्वल टू एक डिफरेंट प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे इक्वल टू का मतलब ये होगा कि ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी आप इसको यूँ कह सकते हैं इट्स एन ऑपरेटर। ये हम डिटेल में देखेंगे आपके पास कितने तरह के टोकन्स हैं। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ये भी एक टोकन है। उसके बाद विथ, डेट इज़ अगेन आईडी या आइडेंटिफायर। उसके बाद प्लस, प्लस एक आपके पास ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर का टोकन बनेगा। 56 आपके पास एक इंटीजर टोकन है, ये एक इंटीजर वैल्यू है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ये भी आपके पास एक टोकन है। उसके बाद आपके पास मल्टीप्लिकेशन, ये आपके पास एक ऑपरेटर टोकन है। और फैक्टर एक वेरिएबल है,
फू भी एक वेरिएबल है, जबकि आपके पास जो ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज और सेमी कॉलन है, ये सिंबल्स हैं। तो अगर आप इस पूरे जो इंस्ट्रक्शन इसके अगर देखें तो आपके पास वेरिएबल्स यानी आईडीज़ आ रहे हैं, दे आर टोकन्स। आपके पास डिफरेंट ऑपरेटर्स आ रहे हैं, दे आर आल्सो टोकन्स। डिफरेंट सिंबल्स आ रहे हैं, ये भी आपके पास टोकन्स हैं। और आपके पास डिफरेंट आइडेंटिफायर या इंटीजर्स भी आ रहे हैं। तो हम डिटेल में देखेंगे, जब हम लेक्सिकल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे वहाँ पे कितनी तरह के टोकन हैं। तो बेसिकली स्कैनर का या लेक्सिकल एनालिसिस का सिर्फ ये काम है कि उसने सोर्स प्रोग्राम को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना है और उसके बाद बताना है कि ये किस तरह का टोकन है। इसके बैकएंड पे जो मैकेनिज्म है वो आपके पास NFA और DFA काम कर रहे होते हैं। उसके बाद आपके पास जो सेकंड फेज है, डेट इज सिंटैक्स एनालिसिस। अब सिंटैक्स क्या है? बेसिकली जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हर इंस्ट्रक्शन को लिखने का एक तरीका होता है। अगर आप उस मैकेनिज़्म को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके पास कंपाइलेशन नहीं होगी। जैसे हर लैंग्वेज, अगर आप डेली लाइफ में देखें तो हर लैंग्वेज का भी एक सिंटैक्स होता है। जैसे आप देखें तो आपके पास इंग्लिश है तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये इस लैंग्वेज का सिंटैक्स है। अगर आप इस सिंटैक्स को फॉलो करेंगे तो आपके पास जो सेंटेंस है वो ठीक होगा। अगर आप इस सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो सिंटैक्स ठीक नहीं होगा, वो आपकी ग्रामर को उसके रूल्स को नेगेट कर रहा होगा। इसी तरह से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें भी हर इंस्ट्रक्शन के एक सिंटैक्स होता है। लेट्स से मैं सी की बात करूं तो जब भी मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा तो सबसे पहले मैं वेरिएबल की टाइप लिखूंगा, उसके बाद इक्वल टू का सिंबल लिखूंगा, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखूंगा और उसके बाद सेमी कॉलन। या मैं वेरिएबल टाइप लिखूंगा इक्वल टू, इक्वल, ये गलत हो गया। आपके पास बेसिकली जो सी में वो इस तरह से है कि आपके पास वेरिएबल टाइप, वेरिएबल नेम और सेमी कॉलन, या वेरिएबल टाइप, वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू और उसके बाद सेमी कॉलन। तो ये आपके पास दो सिंटैक्स हैं किसी भी वेरिएबल को या आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के। अगर आप इनमें से इसके अलावा कोई सिंटैक्स लिखेंगे तो आपके पास वो सिंटैक्स गलत होगा। जैसे लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इंट और सेमी कॉलन, तो अब ये जो बेसिकली ये जो सिंटैक्स है ये गलत है। तो जो पार्सर है वो क्या करेगा, वो आपके जो प्रोग्राम के सिंटैक्स है उसको चेक करेगा। अब पार्सर की जो इनपुट है बेसिकली वो टोकन्स हैं जो कि आपके पास स्कैनर से आए थे। अब उन टोकन्स को वो एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज़ करते हुए, CFG यूज़ करते हुए, जो आपकी प्रोग्रामिंग के रूल्स हैं उनको चेक करेगा और उसके बाद आपके पास एक सिंटैक्स ट्री बना के देगा। यानी जिसको आउटपुट होगी वो एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री होगी। तो बेसिकली पार्सर क्या है? पार्सर आपका टोकन इनपुट लेता है, उसके बाद उन टोकन्स को एक ग्रामर के थ्रू वेरीफाई करता है और फिर एक आपको एक सिंटैक्स ट्री बना के देता है। ये हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से काम कर रहा है। जो आपके पास ग्रामर है वो कुछ इस तरह से होते हैं। ये आपके पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, इसको भी हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है और हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास जो थर्ड स्टेप है वो है सिमेंटिक एनालिसिस। अब सिमेंटिक एनालिसिस की जो इनपुट है वो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री होता है और उसके बाद आपके पास ये सेंसिटिव ट्री आपको ये पार्स ट्री बना के देता है। अब सिमेंटिक एनालिसिस है क्या? बेसिकली ये किसी भी मीनिंग, किसी भी इंस्ट्रक्शंस के मीनिंग को आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि इसकी मीनिंग क्या है। जैसे आप कहते हैं इंट x इज इक्वल टू 5 + 3, लेट्स से ये एक इंस्ट्रक्शन है। अब जो सिंटैक्स है उसमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये जो हर टोकन है क्या वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो कर रहा है।
अगर कर रहा है तो ठीक, अगर नहीं कर रहा तो वहाँ पे एरर होगा। अब उसके बाद आपने इसके मीनिंग भी अंडरस्टैंड करने हैं कि इस इंस्ट्रक्शन के बैकएंड पे होगा क्या। यानी अगर आप इंस्ट्रक्शन को देखें तो बेसिकली ये आपके पास इंस्ट्रक्शन मेमोरी में एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रही है जिसकी वैल्यू 8 है। तो ये इसके सिमेंटिक्स हैं। सिमेंटिक का मतलब ये होगा कि इसके बैकएंड पे क्या काम करना है, जबकि आपके पास सिंटैक्स सिर्फ ये देख रहा होता है कि इसका जो फ्लो है या जो इंस्ट्रक्शन का जो टोकन्स हैं क्या वो एक सीक्वेंस में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इसी तरह से यहाँ पे देखें, लेट्स से अगर आपके पास कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शन है जिसमें आपके पास फ्लोट इज़ इक्वल टू int प्लस 4, लेट्स से आपके पास x इज़ इक्वल टू y प्लस z है। इसमें लेट्स से हम सपोज करते हैं कि x जो है वो इंटीजर है, z भी इंटीजर है, और सॉरी x और z फ्लोट है जबकि y जो है वो इंटीजर है। तो जब आप फ्लोट और इंटीजर को आपस में ऐड करेंगे तो उसकी रिजल्टेंट टाइप क्या होगी, क्या वो फ्लोट होगी या वो इंटीजर होगी। अब ये जो चीज़ें हैं ये सिमेंटिक्स हैं। अब इसके थ्रू सिमेंटिक एनालिसिस के थ्रू आपको ये आंसर मिलेगा कि ये आपके पास फ्लोट होंगे या ये इंटीजर्स होंगे। तो इसके लिए आपके पास कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर्स यूज़ होते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये AST को ट्रैवर्स करेगा और एडिशनल इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रूट्स को यूज़ करते हुए एडिशनल इंफॉर्मेशन ड्राइव करेगा। यानी ये बताएगा कि स्टेटमेंट किस तरह से बन रही है, कौन से आपके ऑपरेशन लाउड हैं, वेरिएबल की टाइप चेकिंग करेगा और इस तरह की बाकी चीज़ें ये परफॉर्म करेगा। और बहुत दफ़ा ये होता है कि आप जो सिमेंटिक एनालिसिस हैं वो इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन भी कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो कोड है ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म है, ना ही ये आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज है ना ही आपके पास ये लो लेवल लैंग्वेज है। ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म है। इसके बाद यही इंटरमीडिएट फॉर्म आपके पास कन्वर्ट होगी इनटू इंस्ट्रक्शन या मशीन कोड या लो लेवल असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी। तो आपके पास जो सिंटैक्स ट्री है वो कुछ इस तरह से होता है। देखिए सिंटैक्स ट्री में सिर्फ आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो टोकन्स हैं क्या वो एक पर्टिकुलर शेप में आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे जो आपके पास पार्सर ट्री है उसमें आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होती है कि जो 3 है ये क्या है, ये इंटीजर है, कोई डिजिट है, कोई स्ट्रिंग है, या ये क्या चीज़ है। तो ये आपके पास सिमेंटिक एनालिसिस में परफॉर्म हो रही थी। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे।